हमारे को सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है, पाकिस्तान का जो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, इन लोगों को कश्मीर से आफ्टर ऑल इतनी फिक्सेशन क्या है। तो ऐतिहासिक तौर पे अगर हम जानने की कोशिश करें तो कश्मीर 1947 तक भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन से पहले महाराजा हरी सिंह के रूल में था। हरी सिंह एक हिंदू रूलर थे जो कि 4 विभिन्न प्रकार के कल्चर्स को कंट्रोल कर रहे थे। 4 विभिन्न प्रकार के जो कल्चर्स थे वो कुछ ऐसे थे कि जो जम्मू का रीजन था 1947 में बंटवारा होने से पहले इस रीजन में 53% मुसलमान रहते थे। ये मुसलमान सुन्नी मुसलमान थे। इसके साथ साथ बाकी जो कश्मीर वैली का रीजन था वहाँ पर भी बहुत सारे सुन्नी मुस्लिम रहते थे। लेकिन कश्मीर के 2 बड़े इलाके और भी थे। उसमें से एक इलाका लद्दाख का था और लद्दाख में जो पूरा एरिया था वो बुद्धिस्ट लोगों के साथ ही ऑक्यूपाइड एरिया था। और जो गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका है, उस गिलगिट बल्टिस्तान के इलाके में जो लोग रहते थे वो इस्माइली मुस्लिम्स थे। इस्माइलीज जो हैं वो बेसिकली शिया मुसलमान हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कश्मीर में ये जो अलग प्रकार के कल्चर्स उस टाइम पे रहते थे, इन सबको कंट्रोल करके हरी सिंह ने बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर रखा हुआ था। अब समस्या क्या हुई कि जब विश्व युद्ध 2 ख़त्म हुआ तो विश्व युद्ध 2 ख़त्म होने के बाद बहुत सारे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स थे वो भारत वापस आए। जब लड़ाई ख़त्म हुई और जब वो भारत वापस आए तो उनमें से लगभग 60,000 मुसलमान ऐसे थे जो जम्मू और पूंछ के रीजन में रहने वाले मुसलमान थे। अब इन मुसलमानों को बेसिकली उस रीजन में पूंची मुस्लिम्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो पूंछ के इलाके में रहते हैं तो पूंची मुस्लिम्स नाम से उनको कहा जाता है। पूंछ के इलाके में उस समय एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कि बेसिकली कश्मीर की स्टेट असेंबली जो हरी सिंह चला रहे थे उसके एक मेंबर भी थे, और उनका नाम बेसिकली था सदर मोहम्मद इब्राहिम खान। सदर मोहम्मद इब्राहिम खान जो थे वो एक पेशे से वकील भी थे, कश्मीर स्टेट असेंबली के मेंबर भी थे, और पूंछ इलाके में उनका दबदबा बहुत ज़्यादा था। जब विश्व युद्ध 2 ख़त्म होने के बाद ये 60,000 पूंची मुस्लिम्स वापस कश्मीर में आए, और जब इन्होंने कश्मीर में आकर पूंछ के इलाके में जाकर रहना शुरू वापस किया तो पूंछ के इलाके में जो ऑलरेडी वहाँ के नागरिक रह रहे थे, जो पूंची मुस्लिम्स थे, उन्होंने आकर इन वॉर वेटरन्स को ये बात बोली कि भाई हरी सिंह ने हमारे ऊपर बहुत प्रकार के ऐसे टैक्सेस लगा रखे हैं जो बड़े अनजस्ट हैं। हम चाहते हैं कि भाई इन टैक्सेस को आप कुछ भी करके रिमूव करवाएं। अब 1947 से पहले की परिस्थिति ऐसी थी कि हरी सिंह ने जो टैक्सेस लगा रखे थे इनको रिमूव करवाने के लिए ये वॉर वेटरन्स ने सदर मोहम्मद इब्राहिम खान के साथ, जो कि कश्मीर स्टेट असेंबली के मेंबर, पूंछी मुसलमान के एक रिप्रेजेंटेटिव, इन लोगों ने मिलकर हरी सिंह के खिलाफ 1947 में बंटवारे से पहले बहुत सारे प्रोटेस्ट चालू कर दिए। अब इन प्रोटेस्ट में हरी सिंह ने ये देखा कि भाई मैं इस प्रोटेस्ट को टॉलरेट करूँगा नहीं, क्योंकि ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं ये सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोटेस्ट हैं। तो हरी सिंह ने इन सारे प्रोटेस्टर्स को जम्मू पूंछ रीजन में कंट्रोल करने के लिए अपनी डोगरा आर्मी को भेज दिया। जैसे ही हरी सिंह की डोगरा आर्मी वहाँ पहुँची, उन्होंने इस पूंची मुसलमानों के जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें ये वॉर वेटरन्स भी थे और लोकल नागरिक भी थे और सदर मोहम्मद इब्राहिम खान भी था, इन सारे लोगों को प्रोटेस्ट को जब कंट्रोल किया तो कंट्रोल करने के दौरान ये जो वॉर वेटरन्स आए हुए थे ये तुरंत भागकर उन प्रोटेस्ट से बचकर पाकिस्तान की ओर निकलने लग गए। और जैसे ही बंटवारा हुआ, जैसे ही पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान बगल में बन गया। तो जैसे ही ये सारे वॉर वेटरन्स और बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग सदर मोहम्मद इब्राहिम खान जब पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान में इन लोगों ने मुलाकात करी इब्राहिम खान के एक बड़े इम्पोर्टेंट दोस्त के साथ, और उस दोस्त का नाम था बेसिकली कर्नल अकबर खान। कर्नल अकबर खान जो है वो वेपन्स एंड इक्विपमेंट डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था, जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में। अब कर्नल अकबर खान और इब्राहिम खान एक दूसरे के बड़े अच्छे दोस्त थे। इब्राहिम खान ने बताया कि भाई हरी सिंह ने ऐसे अनजस्ट टैक्स लगा रखे हैं, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, आप कुछ भी करके हरी सिंह से कश्मीर में हमारा छुटकारा दिलवाइए। अकबर खान ने ये चीज़ सोची कि भाई कश्मीर को अगर हमें प्राप्त करना है, पाना है,
तो उसके लिए ये बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी पूंछ के लगभग 60,000 पूंछी मुसलमान हमारे टेरिटरी में आके यहाँ रह रहे हैं। अकबर खान जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी में कर्नल था, वो जाकर उस समय लियाकत अली खान जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना था उससे जाके मुलाकात करी। उसने जाकर जब लियाकत अली खान से मुलाकात करी, उसने जाकर उसको बोला कि देखिए भैया, अभी एक एप्रोप्रिएट मोमेंट है कि हम इन पूंछी मुसलमानों का सपोर्ट करें। लियाकत अली खान ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे बड़ी समस्या होगी। हम किसी भी तरीके से हरी सिंह पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल बंटवारे के बाद हरी सिंह की परिस्थिति ऐसी थी कि वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और ना ही वो भारत के साथ आना चाहता था। उसको भारत के साथ आने में समस्या ये लगती थी कि भाई नेहरू जो है वो इतना एक टावरिंग पर्सनालिटी था उस टाइम पे कि अगर वो भारत के साथ आ जाएगा तो उसकी खुद की कोई हैसियत एज अ प्रिंसली स्टेट ऑफ कश्मीर के रूलर की कुछ रह नहीं जाएगी। उसको ये दूसरी बात पता थी कि यदि वो पाकिस्तान के साथ चला जाए तो पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब ये है कि वो तो एक इस्लामिक देश बना है और यहाँ पर हिंदू रूलर का एक इस्लामिक देश के साथ जुड़ने का मतलब है कि उसकी वहाँ पर हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो हरी सिंह अपने मन में ये चीज़ लगा के बैठा था कि मुझे बेसिकली आज़ाद रहना है, एक इंडिपेंडेंट कश्मीर रखना है। इसी रीज़न से हरी सिंह ने पाकिस्तान को इतना इंश्योर करने के लिए कि वो उनको तंग ना करे बार बार हरी सिंह को, तो हरी सिंह ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन कर रखा था। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान जो है बेसिकली थोड़ी बहुत सर्विसेज हरी सिंह को और कश्मीर में प्रोवाइड करना चालू कर चुका था। अब जब कर्नल अकबर खान के बीच में और लियाकत अली खान के बीच में ये चर्चा हुई, और वो चर्चा ये हुई कि भाई हमें कुछ भी करके पूंछी मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, तो लियाकत अली खान ने कहा कि नहीं, आप पूंछी मुसलमानों की मदद करने के लिए पूंछी मुसलमानों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये लोग अभी वहाँ से भाग कर यहाँ आए हैं और हरी सिंह ने इनके ऊपर बेसिकली डोगरा आर्मी का प्रयोग किया था। आज की डेट में यदि हमने पूंछी मुसलमानों का प्रयोग किया किसी भी तरीके का रिबेलियन करने में कश्मीर के अंदर तो समस्या होगी। तो इसके बाद कर्नल अकबर खान जो था वो जाकर इस सोच में पड़ गया कि अब अगर मुझे कश्मीर में हरी सिंह के खिलाफ कोई रिवोल्ट पैदा करना है तो वो कैसे होगा। इस कारण से कर्नल अकबर खान पंजाब के पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन में घूमना चालू किया। पाकिस्तान पंजाब के रीजन से कर्नल अकबर खान ने लगभग 2000 लड़के उठाए। उन 2000 लड़कों को उसने एक बेसिक प्रकार की मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाकर तुरंत ही भारत के कश्मीर के अंदर वहाँ पर उनमें आक्रमण करवाना चालू कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय भारत में था, उसको पाकिस्तान में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने ये बात की इतला दी कि भाई लगभग 2000 लश्कर जो हैं वो निकल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो कश्मीर में हरी सिंह की ओर जा रहे हैं। 23 अक्टूबर 1947 के आसपास नेहरू ने हरी सिंह को फ़ोन करके ये बात बताई। उसने बोला कि देखिए आपके यहाँ पर लगभग 2000 लश्कर आ रहे हैं, आप अभी तक भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किए हैं, पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करके आप बैठे हैं, और देखिए वो वहाँ पर आपको लश्कर भेज के आपको रिमूव करने की कोशिश और प्लान बनाने में पूरा बैठा है रेडी। इसी रीज़न से उस समय ये हुआ कि हरी सिंह ने जब ये चीज़ को सुना वो भागता भागता दिल्ली आया, और दिल्ली आते सार उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके कश्मीर को ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना दिया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं रुका। उस समय कर्नल अकबर खान ने 2000 लश्करों को, जो कि पंजाब पाकिस्तान से उठाए हुए लड़के, उनको ट्राइबल भेष बनाकर कश्मीर के अंदर जब उनकी एंट्री करवाई, इस कश्मीर के अंदर एंट्री करवाने के बाद उसने वहाँ पर एक आतंक पैदा कर दिया। और क्योंकि कश्मीर एक भारत का हिस्सा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद बन चुका था, तो इसी कारण से अब भारत के ऊपर एक ऑब्लिगेशन था कि कश्मीर को हम हमारी टेरिटरी होने के नाते प्रोटेक्ट करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में एक लिमिटेड वॉर हुआ। और ये लिमिटेड वॉर इसलिए कहा जाता है लिमिटेड क्योंकि ये वॉर जैसे ही हुआ, चंद महीनों के अंदर अंदर सर्दियां आने के कारण दिसंबर में जब ये वॉर रुका, तो उसके बाद जनवरी 1948 में हम लोग कश्मीर के मामले को यूनाइटेड नेशंस ले गए। यूनाइटेड नेशंस ने इवेंचुअली इंटरवीन कर कश्मीर के अंदर 1949 में कराची एग्रीमेंट के तहत एक सीज फायर लाइन तैयार करवाई। खैर, पाकिस्तान अपनी हरकतों से उसके बाद भी कश्मीर में रुका नहीं। पाकिस्तान ने उसके बाद भारत के साथ कश्मीर में जंगें लड़ी, और उसने 1965 में एक प्रॉपर जंग लड़ी, 1971 में भी एक जंग लड़ी, जिसकी वजह से उसने अपना ईस्ट पाकिस्तान पूरा खो बैठा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अब ये उठती है कि पाकिस्तान आज की डेट में कश्मीर को लेके इतना उस समय फिक्सेटेड क्यों था।
इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पाकिस्तान का मानना ये था कि कश्मीर जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम टेरिटरी है, तो देयर बाय वो टेरिटरी हमारी होनी चाहिए। पाकिस्तान इनिशियली ये आर्ग्यूमेंट देता था। अब ये आर्ग्यूमेंट टोटली खोखला है। उसका कारण सबसे इम्पोर्टेंटली ये है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया, कि कश्मीर के अंदर सुन्नी मुसलमान खास करके कश्मीर घाटी में और जम्मू के पूंछ इलाके में थे। बंटवारे के बाद जब 60,000 पूंछी मुसलमान उठ के कश्मीर के जम्मू रीजन से, पूंछ रीजन से चले गए पाकिस्तान, तो उसके बाद पूरे जम्मू के इलाके में हिंदुओं का दबदबा बढ़ गया और वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया हो गया। पहली चीज़। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब पाकिस्तान ये बात बोलता था कि कश्मीर सुन्नी मुसलमानों का है और सुन्नी मुसलमानों की मेजॉरिटी है, वो दूसरे कारण से इसलिए गलत है क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान का पूरा जो बड़ा इलाका है वहाँ पर जो मुसलमान रहते हैं वो शिया हैं और वो इस्माइली हैं, और शिया और इस्माइली मुसलमानों को पाकिस्तान अपना नागरिक मानता ही नहीं था। वो कहता था कि हम तो सुन्नी देश हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि कश्मीर के अंदर ही एक लद्दाख का रीजन था जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड इलाका था। तो कश्मीर का ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव कि कश्मीर एक सुन्नी मुस्लिम टेरिटरी है, ये पूरा का पूरा बोगस क्लेम था, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये चीज़ समझने की आवश्यकता है कि कश्मीर और पंजाब पाकिस्तान के माइंड में 1947 से बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में पास हुआ था, उस समय बाउंड्री बनाने का कार्य ब्रिटिशर्स ने सिरिल रैडक्लिफ को दिया था, और उस समय इस बाउंड्री की जो सिरिल रैडक्लिफ ने लाइन बनानी थी, ब्रिटिशर्स ने चालाकी के तौर से भारत में कांग्रेस को और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग को, दोनों को ये बात बोलती थी कि हम पार्टीशन होने के बाद रैडक्लिफ अवार्ड को अनाउंस करेंगे और आप लोग हमें पहले इस चीज़ की सहमति दीजिए कि जो भी रैडक्लिफ अवार्ड में होगा उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय यहाँ पर नेहरू, गांधी, ये सब लोग जो थे, इन लोगों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई ब्रिटिश किसी भी तरीके से भारत को छोड़ के जाएं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने भी रैडक्लिफ अवार्ड को चैलेंज ना करने की सहमति दे दी ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने इसी चालाकी के साथ गेम खेला कि ब्रिटिश ने जब पार्टीशन होने के बाद 16 अगस्त 1947 को रैडक्लिफ अवार्ड को अनाउंस किया, उस रैडक्लिफ अवार्ड को अनाउंस करने के बाद जब पाकिस्तान और भारत की ऑफिशियल मैप को रिलीज किया गया तो दोनों के दोनों देश नाखुश थे। पाकिस्तान सबसे महत्वपूर्ण तरीके से नाखुश इसलिए था क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम तो कश्मीर चाहते थे, और कश्मीर चाहते थे क्योंकि वो सुन्नी मुस्लिम की टेरिटरी है। मैंने आपको बताया कि वो सुन्नी मुस्लिम टेरिटरी नहीं है, उसमें बुद्धिस्ट और इस्माइली शियाज भी थे जिनको पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं पाया, तो वो क्लेम नंबर 1 बोगस हो गया। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आप कह लीजिए ग्रीवेंस ये थी कि उसने कहा कि ब्रिटिशर्स ने चालाकी के तौर से पार्टीशन इस प्रकार किया है कि पंजाब के कई ऐसे इलाके जानबूझ के उन्होंने भारत को दे दिए, और वो भारत को इस कारण से दिए जिसकी वजह से भारत का दबदबा कश्मीर पे लैंड एक्सेस मिलता रहेगा और परमानेंट बना भी रहेगा। पाकिस्तान हमेशा से ये डिमांड कर रहा था कि जब भी अगर बंटवारा होगा भारत और पाकिस्तान का, तो पंजाब का बंटवारा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि पंजाब का गुरदासपुर, अजनाला, जलंधर, नकोदर, फिरोजपुर और ज़ीरा, ये सारे के सारे इलाके पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। और जब बंटवारा इवेंचुअली हुआ तो बंटवारे के टाइम पे अजनाला, गुरदासपुर, फिरोजपुर, जलंधर, नकोदर और ज़ीरा, ये सारे के सारे भारत को मिल गए। और जैसे ही ये सारे इलाके भारत को मिले तो पाकिस्तान ने ये चीज़ देख ली कि भाई ये बंटवारा जानबूझ के इस प्रकार से किया गया है कि ये सारे ज़िले जो पंजाब के थे, इन सारे ज़िलों में पंजाब के एक्सेस अगर हम देखें तो लैंड रूट से कश्मीर जाने का ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के भारत के हाथ सौंप दिया। तो ब्रिटिशर्स जो हैं उनकी चाल थी, ऐसा पाकिस्तान मानता है, कि कश्मीर को वो पाकिस्तान का होने नहीं देना चाहते थे। इसी रीज़न से पाकिस्तान जो था उसने अब ये ठान लिया कि कश्मीर एक अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का, और क्योंकि वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस है पार्टीशन का, तो जब तक हम इसको फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए उसने 1947-48 में लश्करों के तहत एक जंग लड़ी, फिर 65 में एक जंग लड़ी, 71 में जंग लड़ी। उसके बाद 1990 के दशक से लेकर आज तक पाकिस्तान एक लो इंटेंसिटी वॉर
कश्मीर के अंदर अपने जिहादी तंजीमों के तहत कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये बात का एक फिक्सेशन है कि मुझे कश्मीर लीगली मिलना चाहिए था, जो कि कभी उसको मिला नहीं। लीगली स्पीकिंग कश्मीर जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन कर चुका था, उस कश्मीर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के भारत के साथ साइन करने के बाद पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंडिंग क्लेम है ही नहीं कश्मीर के ऊपर। और तीसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब से नाखुश था, क्योंकि पाकिस्तान को ये बात पता थी कि पंजाब जो है वो है एक्सेस टू कश्मीर, तो इस कारण से पाकिस्तान के अंदर एक और भ्रम पैदा हुआ कि कश्मीर अगर हमें नहीं मिला तो वो पंजाब के कारण नहीं मिला। और आज की डेट में आप देखिए कि इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछले 75 साल में अगर पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डैमेज भारत के किसी भी टुकड़े पे किया है तो वो पंजाब और कश्मीर कंबाइन है। इसी रीज़न से 1980 के दशक में जब ऑपरेशन टोपैक आया था, तो ऑपरेशन टोपैक का एक सब ऑपरेशन था ऑपरेशन K2, जिसमें ऑपरेशन K2 में खालिस्तान कश्मीर का एक ऑपरेशन बनाया गया था कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करके खालिस्तान के प्रयोग से कश्मीर भी हासिल किया जाए। तो आई होप अब आप समझेंगे कि आज की डेट तक जो ISI का फिक्सेशन है कश्मीर का, इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, और ये हिस्टोरिकल रूट्स की वजह से कश्मीर के मसले को पाकिस्तान कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, पाकिस्तान कश्मीर को अगर किसी भी तरीके से इलीगली या लीगली हासिल कर ही नहीं पाया, क्योंकि लीगली तो कोई स्कोप ही नहीं है उसके पास, क्योंकि कश्मीर तो भारत की टेरिटरी है। इलीगली भी जितनी उसने कोशिशें करी हैं वो उसमें आज तक नाकाम रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी, इस पूरी टेररिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट और स्पॉन्सर करने के बावजूद भी पाकिस्तान ने आज तक अपने कश्मीर का क्लेम गिव अप नहीं किया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान बावला क्यों हो जाता है कश्मीर को लेके, क्योंकि ऐतिहासिक तौर से 1947 से उसके मन में यही है कि ये इलाका सुन्नी मुसलमानों की वजह से मेरे को मिलना चाहिए था, जबकि सुन्नी मुसलमानों की तो इलाके में मेजॉरिटी कभी थी ही नहीं। वहाँ पर तो इस्माइली शिया और जो बुद्धिस्ट थे वो तो वैसे भी कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे पाकिस्तान में जाने के किसी भी तरीके से। तो आई होप अब आप इस वीडियो के बाद ये चीज़ को समझ पाएंगे कि ISI के सारे ऑपरेशंस कश्मीर में इस थॉट प्रोसेस से ड्रिवन है। और ये थॉट प्रोसेस यदि आप समझ गए तो अब आप समझेंगे कि सारी लड़ाई कश्मीर से लेके पंजाब, इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।